अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो दो तरह के रिस्पिरेशन में दो तरह की फॉस्फोराइलेशन होती है। एक है केमियोऑस्मोसिस के थ्रू और दूसरी होती है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल की। यहाँ पे आपने याद रखना है कि केमियोऑस्मोसिस के थ्रू वो होती है जिसके अंदर एटीपी सिंथेज जो होता है वो इंक्लूड होता है, और यहाँ से जो हमारे पास टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जब हम मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते हैं तो टोटल हमारे पास जो एटीपीज बनते हैं वो 36 एटीपीज बन रहे होते हैं। जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आकर फॉस्फोरस एटीपी को दे रहे होते हैं, यानी एडीपी कन्वर्ट होता है इनटू एटीपी बाय एक्सेप्टिंग द फॉस्फोरस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसके लिए जब हम ग्लूकोज की पूरी एटीपीज की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 32 एटीपीज केमियोऑस्मोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए, यानी एटीपी सिंथेज के थ्रू, और जो 4 एटीपीज हैं वो होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने केमियोऑस्मोसिस को डिस्कस किया था, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से रिएक्शन में ड्यूरिंग द होल ग्लूकोज ब्रेक डाउन कहाँ कहाँ फॉस्फोरस जो है वो एक्सेप्ट हुई है बाय एटीपी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जो पहली बात थी वो थी ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में इफ यू रिमेंबर कि जब आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हुआ था इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो उस टाइम आपके पास जो एडीपी थी वो एक्सेप्ट हुई थी। ये वाला जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल था ये एक्सेप्ट किया था आपके एडीपी ने और फिर वो कन्वर्ट हो गया था इनटू एटीपी। दूसरे टाइम पे जब आपके पास आखिर में जो रिमेनिंग फॉस्फोरस मॉलिक्यूल था और फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने ये अपना फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एटीपी को दिया तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू एटीपी। फिर उसके बाद अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी जो था वो सक्सिनाइल को एंजाइम ए, यानी कि यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूल को देखें तो ये सक्सिनाइल है और इसके साथ आपके पास कोई एंजाइम ए जो था वो आकर अटैच हुआ था। उसने फॉस्फोरस जो था यहाँ पे, अब याद रखना आपने कि फॉस्फोरस सक्सिनाइल के साथ अटैच नहीं था। फॉस्फोरस जो था ये प्रेजेंट था मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो सक्सिनाइल के जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ फर्दर तो उसने जो एनर्जी प्रोवाइड की फॉस्फोरस को, इस एनर्जी की बेसिस पे जो था वो एडीपी ने इस फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट किया और वो कन्वर्ट हुआ इनटू एटीपी। और इस केस में आपके पास ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी जो है वो क्रिएट होते हैं। तो अगर हम फिर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो अगेन ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आएगी कि 32 एटीपीज आर मेड फ्रॉम द केमियोऑस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ओनली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज आर क्रिएटेड फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जिसकी वजह से ग्लूकोज के, अगर हम एक ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से हमारे पास 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की जिसका नाम है PGAL, जिसे हम ग्लिसरॉल्डी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं या फिर समटाइम हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मॉलिक्यूल एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है दोनों रिस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें तो केल्विन साइकिल के अंदर, केल्विन साइकिल में जब ये PGAL मॉलिक्यूल्स जो था वो कन्वर्ट हुआ था इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फर्दर आपके सुक्रोज, स्टार्च और दूसरे मॉलिक्यूल्स की जो था वो सिंथेसिस करवा रहा था। जबकि रिस्पिरेशन के अंदर जो आपका पहला पे ऑफ फेज था ग्लाइकोलिसिस के अंदर, यहाँ पे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था ये कन्वर्ट हुआ था इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। सो दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और फोटोसिंथेसिस दोनों में इंक्लूड होता है, तो दैट्स वाई इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये लॉन्ग लिव मॉलिक्यूल नहीं है बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। फोटोसिंथेसिस में ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज और रिस्पिरेशन में ये कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल।